देखने और सुनने वालों को सलमान हमीद का अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की तरफ से मैं म्यूनिख जर्मनी से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरा उर्दू रेडियो डॉइचलैंड के साथ पहला प्रोग्राम है और आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं मुंबई इंडिया से, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उनका पिछला नावल रोहजन, जो कि उर्दू नावल है, और उस नावल की वजह से उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। और उस नावल का तर्जुमा जर्मन जुबान में भी शाया हो चुका है और वो उस नावल को पढ़ने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ खुद जर्मनी तशरीफ़ भी लाए थे। और उनका जो नया नावल हाल ही में जिंदीक शाया हुआ है, उस नावल के लिए, उस नावल की रिसर्च के लिए उन्होंने यूरोप का सफ़र किया। तकरीबन 1 महीने के लिए वो यहाँ पे रहे और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमारे मेहमान मुंबई इंडिया से रहमान अब्बास, उनको वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। चले बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे साथ बात करने के शुक्रिया। लिए। तो आज आपका हम भी आपसे शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आपके नए नॉवल जिंदगी के मामले में। और इसके बिल्कुल। अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादा यूरोप से है, और हम जानना चाहेंगे कि आपका यूरोप का सफर कैसे गुजरा और आपने वो वक्त कैसे गुजारा यहाँ पर। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जरूर। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह करेंगे कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, जो मेरा ख्याल है सिर्फ मेरे ही नहीं, हमारे बहुत सारे देखने वालों के भी होंगे। तो बिल्कुल आपके नए नॉवल का नाम है जिंदीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमें थोड़ा सा देखने वालों को बताइएगा कि जिंदीक के मायने क्या हैं और ये किन जुबानों में शाया होगा। अच्छा। सरे दोस्तों, उर्दू में अभी यहाँ शाया हुआ है, 2 हफ्ते बमुश्किल हुए हैं। और अभी किताब लोगों ने पढ़ना शुरू की है, पढ़ रहे हैं। इब्तदाई तासुरात किताब पर आ रहे हैं। जिंदीक अरबी जबान से माखूज लफ्ज है, लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज है जो अरबी जबान में जरतुश्त जबान से गया है। और आमतौर पे हम इसके मानी ये ले सकते हैं कि काफिर या मुल्हिद या वो शख्स जो मजहब का पासदार ना हो या मजहब की रिवायात का पासदार ना हो। लेकिन जब मैं नॉवल लिख रहा था और जब मैंने इस लफ्ज की थ्रू आउट स्टडी की, तो मुझे ये पता चला, मेरे मुताले में ये बात आई कि इस लफ्ज की तारीख कम से कम 1000-1100 बरसों की है। और अलग अलग जमाने में, अलग अलग वक्तों में इस लफ्ज का जो मानी है वो बदलते रहे हैं। बिलखुसूस जो इब्तदाई सल्तनतें थी, जिसमें हम खिलाफत अब्बासिया का जिक्र कर सकते हैं, उस वक्त जो हुकूमत के तसव्वुरात से या हुक्मरानी के तौर तरीकों से मुत्तफिक लोग नहीं थे, और जो हुकूमत को क्रिटिसाइज करना चाहते थे, उन लोगों को, या जिसे हम आमतौर पे आजकल कहते हैं कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स, तो पॉलिटिकल अपोनेंट्स को साइडलाइन करने के लिए उन्हें जिंदीक करार दिया जाता था, उन्हें बदनाम किया जाता था। ये एक तरह से बहतान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था कि फलां शख्स जिंदीक है जो हमारे मजहब की सालमियत के लिए खतरा है, चुनांचा उसे जेल में डाल दिया जाए। तो ये एक मास्क था जिसके जरिए से जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और एक्टिविस्ट क्लास था उस माशरे का, उसे उसे उसका मुंह बंद कर दिया जाए। तो पॉलिटिकल सही उसका एक नरेशन भी है, नरेटिव भी है, जो मेरे नजदीक ज्यादा मानी रखता था। आमतौर पे तो उसका मानी काफिर या मुल्हिद के भी लिए जा सकते हैं। सही सही। तो अगर मैं आपको समझ पाया हूं, तो ये जो लफ्ज है ये इतना शायद इस्तेमाल में तो नहीं है, लेकिन इस लफ्ज के नहीं हवाले है। से आपको इस तरह की जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने ओपोनेंट्स को सरप्रेस कर देते हैं, वो हिंदुस्तान, एग्जैक्टली पाकिस्तान और इस तरह के ममालिक में सब बहुत जगह, सारा, सब जगह है, हाँ, सब जगह। सब जगह यानी मिलेंगी। आजकल हम सही देखते हैं कि गद्दार वतन या सेडिशन के चार्जेस जिन पर लगते हैं, तो आमतौर पर उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो बेसिकली अपने मुल्क से बहुत वफादार होते हैं, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो उस वक्त की हुकूमत, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस पर तनकीद करती है। तो सिर्फ उनकी तनकीद, चूंकि हुक्मरान तबका बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं रखता है, तो वो उन्हें गद्दार वतन किसी भी हवाले से करार देता है। जिंदगी बिल्कुल इन मानों में भी 300-400 बरसों तक इस्तेमाल हुआ है। तो उस सेंस सही। में भी ये इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है।
बेहतरीन। और रहमान भाई ये बताइएगा कि आपका पिछला जी नॉवल जो रोहसेन था वो जर्मन जुबान में भी उसका तर्जमा हुआ, तो जी। जिंदीक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कितनी जुबानों में शाया करने का आप अम, ख्याल? नहीं, ख्याल अदीब तो ख्वाब देखता है कि दुनिया की सारी जबानों में उसकी किताब तर्जुमा हो, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होता है बिलाखिर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि हिंदी के एक जो एक साहब हैं जो उर्दू और हिंदी दोनों जबानें जानते हैं, बेहतर तौर पे जानते हैं, जिन्होंने उर्दू से हिंदी में तराजिम किए हैं पहले भी, उन्होंने जिंदगी के लिए मुझे ऑफर दिया है। वो चाहते हैं, नौशाद साहब दिल्ली में रहते हैं, उनका उन्होंने कहा है कि वो इस नॉवल को तर्जुमा हिंदी में करना चाहते हैं। अभी उन्होंने नॉवल पढ़ना शुरू किया है। इसी तरह तेलुगु जबान के उर्दू से तेलुगु में करने वाले एक बड़े राइटर हैं साउथ इंडिया के, वो उन्होंने नॉवल पढ़ना शुरू किया है, वो भी चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी है। उसके अलावा अंग्रेजी में तो डेफिनेटली इसके रास्ते निकलेंगे, कोई ना कोई इसे तर्जुमा करेगा। कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है एक, तो लेकिन अभी मैं चूंकि वो चीजें बिल्कुल किसी तरह से तय नहीं हुई है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। सही। हमारी जो दोस्त हैं और बहुत बड़ी माहिर लिसानियात हैं, अलमुद डेगनर, जिन्होंने मेरा पहला नॉवल उर्दू से जर्मनी में किया है, नॉवल वो पढ़ रही हैं, और उन्होंने सही। मुझे एक ईमेल में अपनी दिलचस्पी बताई कि वो वाकई में नॉवल को तर्जुमा करना चाहेंगे, लेकिन वो नॉवल की ज़खामत देखकर डर गई हैं। तो रोज़िन तो खैर, 350 सफ़हात पर मुश्तमिल था, और ये नॉवल तकरीबन 800 सफ़े हैं, तो 8 से सफ़े तर्जुमा करना, और शायद कहीं न कहीं मुझे ये एहसास भी होता है कि जो मुश्किलें लोगों को यूलिसेस को तर्जुमा करने में आई थी, बहुत मुमकिन है इस नॉवेल के तर्जुमे में वो उस तरह की मुश्किलें पेश आएँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, काफ़ी लैंग्वेज का एक अलग एक्सपीरियंस मैंने करने की कोशिश की है लिसानियाती सतह पर। तो इसका तर्जुमा सरेदस्त मुझे आसान नहीं लगता है, लेकिन हिंदी चूँकि उर्दू से बहुत करीब है, इसलिए उसमें सही। ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं। और फिर हिंदी एक ऐसी ज़बान है हमारे यहाँ, जिसमें किताब तर्जुमा होती है तो भारत की सारी ज़बानों में तराजिम के लिए रास्ते निकल आते हैं। तो अगर अल्लाह ने सही। चाहा और किताब की किस्मत अच्छी रही, तो मुमकिन है कि जर्मन, अंग्रेज़ी और दूसरी यूरोपियन ज़बानों में भी इसके तर्जुमे की कोई सूरत निकल आए। लेकिन ये आम तौर पे ये ख्वाब होता है, लेकिन ख्वाब देखने सही। चाहिए। नहीं, लेकिन रोहज़न भी शाया हुआ, उसका हाँ, तर्जुमा तो इंशाअल्लाह ज़िंदीक भी शाया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह, यहाँ पर आप दोबारा तशरीफ़ लाएँगे ज़िंदीक के लिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी। और वैसे भी आपने बताया कि ये नावल काफ़ी मकबूल हो रहा है, अभी इसको शाया हुए 1-2 हफ़्ते ही हुए हैं, और वैसे आप सोशल मीडिया पे काफ़ी मकबूल हैं, तो आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ मैं। तो लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो बहुत अच्छी बात है इंशाल्लाह कि आपका ये नावल मुख्तलिफ़ अ, ज़बानों में शाया। तो मैं सिर्फ एक एक मैं बात ये कहूँगा कि एक सलमान साहब, मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा है कि ये नॉवेल मकबूल हो रहा है। क्योंकि किसी भी अदीब को इस स्टेज पर ये कहने का हक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि लोग इनिशियल स्टेज पे इसको पढ़ रहे हैं, और काफ़ी मुस्बत तासुरात हैं इसके बारे में, तो मैं सही। उससे फ़िलहाल मुतमईन हूँ। मकबूल का लफ्ज़ काफ़ी है, हम जब लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो हम काफ़ी ज़िम्मेदार होना चाहिए हमें उसके ताल्लुक से। तो नहीं, मैं ये सरेदस्त तो नहीं मैं कहूँगा। नहीं कह लेकिन सकता मैं मकबूलियत। एक हाँ, कारी हाँ, की मतलब लोग हैसियत पढ़ से। रहे हैं, और जी, तारीफ़ जी। कर इब्तिदाई तौर पे लोगों के तासुरात काफ़ी मुस्बत हैं, और मैं उससे खुश हूँ। मकबूलियत अल्लाह का ने चाहा तो पहला ज़ीना मकबूल भी अगर होगी। रहमान भाई, अल्लाह ने मकबूलियत चाहा का तो पहला मकबूल भी ज़ीना होगी। चढ़ने के लिए आप कारी तक पहुँच जाएँ, तो यही हाँ, बेहतर ये है। और बिल्कुल, बिल्कुल, ना, बिल्कुल। हाँ, पहले 1-2 वो हफ्ते में सबसे ही अच्छी अगर बात आप है। क़ारीन तक पहुँच गए हैं, तो मेरे ख़्याल हाँ, में कि हाँ। इंशाल्लाह आगे सब अच्छा ही होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सबसे अलमिया बड़ा उर्दू नॉवल का मेरे ख़्याल में यही है कि हम एग्ज़ैक्टली, क़ारीन तक पहुँच एग्ज़ैक्टली, नहीं पाते। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक हाँ, कामयाबी का पहला ज़ीना है, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो मेरा नवाज़िश। एक सवाल आपसे है, जो मेरे ख़्याल में उर्दू जी, नावल की तारीख़ में मुझे नहीं इल्म कि ऐसा हो चुका है, लेकिन यहाँ यूरोप में रहने वालों के लिए बहुत दिलचस्प बात होगी, उनके लिए ये जानना कि आपके उर्दू नॉवल की रिसर्च के लिए जर्मन अदारे रॉबर्ट बॉश ने अपनी नौइयत की पहली ग्रांट दी आपको, जिसके सिलसिले राइट। में आप यहाँ रिसर्च के लिए तशरीफ़ लाए। आपने यहाँ 1 महीना क़याम किया, और उस दौरान आप सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है आप पोलैंड गए, चेक रिपब्लिक गए, फ्रांस गए, पेरिस गए। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये ग्रांट आप तक कैसे पहुँची और उसका नतीजा क्या आया बाद में? वेल, ये बड़ी दिलचस्प बात है सलमान, और अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछा। अ, हुआ ये कि मैं जर्मनी का तो ख़ैर मैं उससे पहले स्विट्ज़रलैंड में आ चुका था जब मेरा नॉवेल रूज़िन तर्जुमा हुआ। उसकी रस्म रूनुमाई स्विट्ज़रलैंड में हुई थी।
तो उस तकरीब में मैं अटेंड कर चुका था, लेकिन उसके बाद हमारे जो जर्मन पब्लिशर हैं क्रिश्चियन वॉइस, उन्होंने बाकायदा जर्मनी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जिसमें हेडलबर्ग है, बर्न है, और मुख्तलिफ जगहों पर प्राइवेट सेशंस में नॉवल की किरात रखी थी, जिसमें अलमुत साहिबा जर्मन जबान में पढ़ती थी और मैं कुछ हिस्सा उर्दू के तलफ़ुज़ और उसके साउंड सिस्टम का फ्लेवर के तौर पे मैं कुछ हिस्सा पढ़ा करता था। उसमें वो नरेट भी करती थी, कहानी बयान भी करती थी, और वो काफ़ी कामयाब शोज़ मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने उस तरह के शोज़ रीडिंग के हिंदुस्तान में नहीं देखे हैं अब तक, जहाँ पे लोग टिकट लेकर नॉवल को सुनने आते हैं, और वो मतलब माइंस में, मुझे याद है माइंस में तो एक शो ऐसा हुआ था कि उसके बाद ऑडिटोरियम जितनी भी वो जो स्पेस था वो काफी उसमें जगह खत्म हो गई थी, तो लोगों ने चेयर लगा के बाहर लोग बैठे थे, है ना। और ये सब पेड रीडर, वो सुनने वाले थे। हिंदुस्तान में अभी और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है ऐसा तस्वुर नॉवेल की समाअत का नहीं है। यही सूरत हाल स्विट्जरलैंड में थी जब नॉवेल की रस्म इजरा थी। वहां के एक बड़े एक्टर को उन्होंने रीडिंग करने के लिए नॉवेल की बुलाई थी, बड़ी जर्नलिस्ट को उन्होंने निजामत दी थी, और वहां पर भी 200, 250, 300 लोगों ने टिकट बुक किया था और वो नॉवेल की रीडिंग देखने और सुनने आए थे। तो ये काफी जो यूरोप को हम कहते हैं ना, यूरोप की बहुत सारी चीजें, जिसमें जो कल्चर का जो एक गहरा यूरोप का कल्चर जो है रीडिंग और किताब दोस्ती का, वो कमाल है। तो इसी दौरान बहुत सारे जगहों पर जाना हुआ था मेरा, तो कई इदारे ऐसे थे जो मैं उस किताब की वजह से मेरे नाम से वाकिफ हुए थे। तो जब मैं इंडिया आया और अपना काम कर रहा था, तो एक दिन इत्तेफाक से मुझे एक ईमेल आया जो रॉबर्ट बुश फाउंडेशन की वेबसाइट से मुतालिक था, कि ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के लोगों को मुख्तलिफ कामों के लिए रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करती हैं, और आप भी अगर कोई कोशिश कर सकते हैं और अपने इल्म अदीबों को भी ये इसमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब मैंने उसका वेबसाइट वगैरह खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उनके पास नॉवेल की ग्रांट भी है, नॉवेल लिखने के लिए ग्रांट देते हैं। ये मैं तस्वुर में हिंदुस्तान में मैंने कभी सुना नहीं था, मेरे जहन में भी नहीं था कि तख्लीकी अदब के लिए कहीं से कोई ऑफर हो। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो उस दौरान नॉवेल तो खैर मैंने शुरू कर दिया था, नॉवेल के 3 अबवाब मैं लिख चुका था। हालांकि ये नॉवेल मेरे जहन में काफी, यानी आप कह सकते हैं कि 92 में हमने हिंदुस्तान में जिस तरह का सियासी मंजरनामा देखा, उसके बाद से एक कहीं ना कहीं से कजी सी थी, या एक कांटा सा था जो कहीं ना कहीं रूह में चुभन इख्तियार किए हुए था, या चुभ रहा था। तो वो सही। सब्जेक्ट वर्क था। फिर यहाँ 15 वर्षों तक मेरी जियो पॉलिटिक्स में मेरी जो स्टडी रही है, वो भी साथ ही साथ थी। तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी मालूमात मेरे जहन में थी। रोजमर्रा का मेरा काम इस बात से ताल्लुक रखता है कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, जियो पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है। तो वो सारी चीजें भी थी। तो मेरा नॉवेल का, फिर मैंने उनको बाकायदा नॉवेल का एक मंजरनामा जो कह सकते हैं, या एक नॉवेल का खत बना के उन्हें भेजा, या एक नॉवेल का स्ट्रक्चर बना के उन्हें भेजा कि फला फला नॉवेल है जिसका ताल्लुक जर्मनी के माजी से भी है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो जर्मनी का माजी अगर हम उसको समझते हैं, तो हम अपने मुस्तकबिल को मजीद बेहतर बनाने की तरफ गामजन हो सकते हैं, क्योंकि हम वो गलतियां, एक कौम दूसरी कौम से सीख कर उसकी गलतियां रिपीट करने से बाज आ सकती है। हम देख सकते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था पिछली सदी में। यूरोप 2 जंगों से गुजरा था, और फिर यहूदियों के साथ क्या हुआ, दीगर अकलियतों के साथ क्या हुआ, जो सियासी पॉलिटिकल अपोनेंट थे नाजीज्म के, उनके साथ क्या हुआ। तो वो पूरा एक मंजरनामा था। बिल्कुल ऐसा ही मंजरनामा करीब करीब दोनों मुल्कों में कहीं कहीं कभी कभी कम ज्यादा नजर आता है। तो वो सारा सारा स्ट्रक्चर मेरे जहन में था। तो मैंने उनको अपना प्रपोजल भेजा। अब ये मेरी खुशनसीबी थी कि वो प्रपोजल उन्हें भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने उनकी एक उस प्रपोजल में ये भी वजाहत करनी थी कि आप क्यों समझते हैं कि आप इस ग्रांट के हकदार हैं। तो मैंने लिखा था कि दुनिया में अमन सलामती के लिए और आपके माजी का जो तल्ख तजर्बा है, उससे हम सबक सीखना अगर है, तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट है जो उसके साथ बेहतर इंसाफ कर पाएगा। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और वो प्रोजेक्ट हुआ, और उसके बाद फिर मुझे पूरी आज़ादी थी कि मैं अपने तौर पे रिसर्च करूं, जहां जिन मकामात की सैर करना चाहता हूं वहां जाऊं, जो कुछ करूं। और ये लिबर्टी, मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बरसगीर के जो इल्मी इदारे हैं, जो अकेडमीज हैं, जो अंडर फंक्शन गवर्नमेंट करते हैं, उन्हें सीखना चाहिए। उन्हें अपनी जबान के अदीबों को दूसरे ममालिक में भेजने के लिए रिसर्च ग्रांट देनी चाहिए, दूसरे ममालिक के अदीबों को बुलाने के लिए रिसर्च ग्रांट देनी चाहिए। तो इस तरह से वो ग्रांट मुझे मिली। और मुझे नहीं लगता है, कम से कम मेरे मुताले में ऐसी बात अब तक तो नहीं है कि किसी उर्दू अदीब को किसी कंप्लीटली जिसका जिसका कोई ताल्लुक ना हो उस जबान और उस माशरे से, उसे वो ग्रांट दी गई हो।
तो ये एक अच्छी बात है जो मैंने जब महज कोशिश की और मुझे मिल गई। मुझे लगता है कि हमारी जबान में जो दूसरे अदीब लिख रहे हैं, चाहे वो जहां से बैठकर उर्दू में लिख रहे हैं, वो भी इस तरह की बहुत सारी ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उस ग्रांट के मुतालिक बात है। अब तुम अगर सफर के सही। बारे में जानना चाहो तो हाँ। जी जी, तो क्योंकि मुझे जो आपकी बात से समझ आई है उससे ये बात तो साबित होती है कि जर्मन अदारे जो अपने माजी पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन कोई अगर उसके माजी को, उनके माजी को खोजने के लिए आना चाहता है तो ये पूरी मदद करते हैं, उसको ग्रांट देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अगला बिल्कुल। सवाल मेरा आपका सफ़र के बारे में भी ही है। तो अगला सवाल अच्छा। मेरा है, उसमें आप बताइएगा कि आपका सफ़र कैसे गुजरा। दरअसल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी और यूरोप का सफ़र आपने किया, उसके लिए तो आपने बताया कि आप राइट। पहले ही लिखना शुरू कर चुके थे, लेकिन क्या हाँ। तारीखी किताबें या इंटरनेट पर मौजूद मवाद जो है वो नाकाफ़ी है एक नॉवल लिखने के लिए? आपको क्या महसूस हुआ इस सफ़र के बाद कि आपको लगा हो, आप बताइए देखने वाले, सुनने वालों को, कि इस नॉवल को बिल्कुल लिखने के लिए आपने जो सफ़र के दौरान जो चीज़ें देखी, समझी, सीखी, उनसे क्या अफ़ादियत हासिल हुई आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ये मुझे लगता है कि तुम मुस्तकिल बड़े मानीखेज सवाल पूछ रहे हो जिसका ताल्लुक किताब से भी है, मेरे तजुर्बे से भी है। और जी, मुझे जी। लगता है कि न सिर्फ यूरोप यूरोप के सामाइन बल्कि हिंदुस्तान में भी जो नॉवल में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी ये बातें काफ़ी मानीखेज हैं, काफ़ी अहम हैं। जी, सलमान, हुआ ये कि सबसे पहले मैं म्यूनिख में आया। म्यूनिख में सही। मैं 1 हफ्ता म्यूनिख में रहा। म्यूनिख शहर तो नाज़ीइज़्म का एक तरह से गढ़ था, हम कह सकते हैं। वहीं हिटलर ने अपनी बहुत सारी इब्तदाई सरगर्मियाँ अंजाम दी थी। तो सबसे पहले मैंने म्यूनिख शहर में जो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जो बहुत अहम है, मुझे लगता है जो भी म्यूनिख जाता है उसे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जाना चाहिए। वहाँ पर उन पूरे इब्तदाई 40 बरसों की तारीख को महफूज़ करके रखा गया है। उसके अलावा सही। म्यूज़ियम, सिटी म्यूज़ियम है, म्यूनिख सिटी म्यूज़ियम है। वो भी सोशलिज्म, नाज़ीज़्म, ना ना उसकी पूरी तारीख को उसने भी महफूज़ कर रखा है। किस तरह से हिटलर और उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया अपने आप को इक़्तिदार में लाने के लिए। उसकी सियासी पार्टी के जो जो नक़ाद थे उनको बदनाम करने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में उस वक़्त का मीडिया, उस वक़्त के अखबार, उस तरह के जो चापलूसी करने वाले अदीब थे, उनको किस तरह इस्तेमाल किया और किस तरह वो हर एक छोटी-छोटी चीज़ पर कब्ज़ा करके आखिर में जाके पूरी जर्मन हुकूमत पर काबिज़ हो गए और पूरे लोगों को अपनी आइडियोलॉजी का मुती बना दिया, इतनी बड़ी कौम को। उसके सही। बाद मेन सिटी से बहुत करीब एक कंसंट्रेशन कैंप है, दाहू कंसंट्रेशन कैंप। ये बिल्कुल दहाउ, दहाउ। इब्तदाई हाँ, हाँ, आप जर्मन तलफ़्फ़ुज़ जो मेरा हो उसको दुरुस्त करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उस कंसंट्रेशन, वो इब्तदाई कंसंट्रेशन कैंप्स में एक है। जब आप वहाँ जाते हैं तो हमको एक अलग तरह का बड़ा खौफ़नाक मंज़रनामा हमारे सामने आता है। तो इस तरह, और फिर यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए वो सिटी का एक वॉक टूर करवाते हैं, जिसमें उन तमाम मकामात पर आपको लेकर जाते हैं, जिसमें नाज़ी पार्टी का हेडक्वार्टर भी शामिल है, वो जगह शामिल है जहाँ पर हिटलर अपने इब्तदाई दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था, जहाँ उन्होंने बुनियादी मनसूबाबंदी की थी, जहाँ पर उन्होंने इब्तदाई कॉन्फ्रेंसेस की थी, जहाँ पर उन्होंने जर्मन में यहूदियों के खिलाफ एक पोजीशन ली थी, उसके बाद यहूदी कौम पर हमले शुरू हुए थे। वो सारे मकामात इन्होंने महफूज़ कर रखे हैं। और यहाँ उसके बाद फिर वहीं से म्यूनिख से मैं ट्रेन पकड़कर नूरेमबर्ग गया था। तो सही। नूरेमबर्ग में इनका इनका ग्राउंड पार्टी रैली ग्राउंड है और जो ट्रायल हुआ था, कोर्ट ट्रायल, उसके बाद जंग के बाद उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर अवेलेबल है। तो वो एक जगह है जहाँ पर जाकर आप माज़ी की अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, माज़ी को समझ सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे माज़ी को बहुत बहुत शानदार तरीके से महफूज़ कर रखा है कि बरसों तक लोग उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं और उससे इबरत हासिल कर सकते हैं कि कौमों को क्या नहीं करना चाहिए। ये सबक वहाँ मिलता है। उसके बाद फिर मैं बर्लिन गया। बर्लिन में भी काफ़ी जगह हैं जो रिसर्च के नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं, जिसमें बर्लिन सिटी म्यूज़ियम है, जहाँ पर वो बर्लिन वॉल की बाक़ियात हैं। वो पूरा इलाका काफ़ी अहम है, जिसके बिल्कुल करीब ही चेक पॉइंट चार्ली है। तो वो सारे प्लेसेस। फिर वहाँ से
ओरियनबर्ग में एक कंसंट्रेशन कैंप है, वहां पर सरवर गजाली साहब और मैं गए थे, और हमारे साथ एक और मगरिब के उर्दू जबान के अदीब थे, स्वीडिश अदीब। तो वो हमने वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप में का टूर किया, सफर किया, और वहां पर हमने वो सारी चीजें देखी कि किस तरह से कैदियों को के साथ क्या सलूक किया जाता था, और जब उनकी हलाकत हो जाती थी या उनको हलाक किया जाता था तो किस तरह उनको उनको जलाया जाता था, वो भट्टियां कहाँ थी, उनकी राख का क्या किया जाता था, और उनकी राख को फिर वहां से निकाल कर कहाँ ट्रांसफर किया जाता था, हड्डियों के साथ क्या होता था। तो उस तरह की पूरी स्टडी रही। तो ये बेसिकली बर्लिन और म्यूनिख की स्टडी हुई। फिर उसके बाद मैं गया पोलैंड गया, क्योंकि ऑशविट्ज जो है वो कहते हैं कि उसका एक सबसे हैबतनाक या सबसे खतरनाक जो तारीख महफूज है नाजी मजालिम की, वो पोलैंड में है। और पोलैंड में इसके अलावा भी बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। तो वहां पर ऑशविट्ज में गया। ऑशविट्ज तो मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सबसे सबसे खतरनाक और सबसे अजियतनाक की जगह है वो, जहाँ पर इंसान के साथ इंसान ने जो बर्ताव किया है वो नाकाबिल माफी है किसी भी सतह पर। हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक इंसान नस्ली सतह पर या मजहबी सतह पर या सियासी सतह पर मुनाफिरत की वजह से दूसरे इंसानों के साथ इतना गैर इंसानी सलूक कर सकता है। और उन्होंने उस तारीख को बहुत 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 दुख के साथ ही महफूज किया है, जहां पर हम जब वो औरतों को जलाने जाते थे या उनके जिस्म को खत्म करना चाहते थे, तो उनके बाल भी निकाल के रख लिया करते थे ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। तो वो सारी चीजें वहां पर हैं, हड्डियां महफूज की गई हैं, बच्चों को और औरतों को सेपरेट कर देते थे, मर्दों को सेपरेट कर देते थे। वो सारा सारा दर्दनाक दर्द जो है उसको महसूस किया है मैंने। मैं काफी वक्त गुजारा है। बहुत बहुत बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है, आपको पूरा दिन लगता है वो घूमने के लिए, लेकिन दिन के आखिर में आपकी हालत ऐसी होती है कि आपको आपको हैरत होती है कि आप इंसान हैं, और ये सब इंसान हैं, और ये वो इंसान है जो इतनी अजियतनाक मौत मरे हैं, और इन्हें मारने वाले भी इंसान ही अपने आप को कहते थे, और जो मरे हैं वो भी अपने आप को इंसान कहते थे। तो ये बड़ा तकलीफ दे सफर था। उसके बाद फिर मैं चेक रिपब्लिक गया, और चेक रिपब्लिक में तेरेजन कंसंट्रेशन कैंप में, जो पराग शहर से 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर है, तो वहां गया। वहां वो कैंप भी बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है रिसर्चर को भी, और वैसे भी जो इंसानी तारीख में और सियासी तारीख में दिलचस्पी रखते हैं उनको जाना चाहिए। तेरेजन कैंप का मेरा तजुर्बा बड़ा बड़ा अजीब रहा। वहां पर उन्होंने वो सारे बैरिकेड्स बनाए हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता था, और उसको इस तरह बनाया कि आपको महसूस होता है कि ये सब कुछ अभी मौजूद है। वो शख्स जो यहाँ अभी बैठा है कहीं यहाँ से उठ के बाहर गया है। वो उन्होंने पलंग को उसी तरह रखा है, वहां पर किताब रखी हुई है, किताब के सफ़े फोल्ड किए हुए हैं, किसी ने अपना रुमाल निकाल के तकिए के पास रखा है, किसी ने जो है वो अभी चाय पिए कप रखा है। वो पूरा मंजरनामा उन्होंने खल्क किया है, और आपको महसूस होता है कि यहाँ लोग आपके आस-पास कहीं ना कहीं हैं, उठकर गए हैं। तो वो मौत के खिलाफ जिंदगी की जो हरारत है, या जिंदगी का जो जज्बा है, कि माना कि सब मर चुके हैं, लेकिन जो जिंदा रहने की इंसान की ख्वाहिश है, जो तड़प है, उसको उन्होंने टेररिज्म कैंप में महफूज किया है। उसी के अलावा बर्लिन से बहुत करीब वानसे कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर भी मैं गया था, जहां पर नाजी पार्टी ने यहूदियों का सफाया करने का फैसला किया था उस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर एसएस और उनकी जो सियासी विंग थी, उन्होंने ये फैसला जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में लिया था, वहां गया था, वहां काफी वक्त गुजारा था। तो वो सफर कहीं ना कहीं से बहुत तकलीफदेह था, उस पर काफी दुख था। और ये तकलीफ और ये दुख और ये अजियत मेरा ख्याल के पढ़ते हुए उस तरह से आप महसूस नहीं करते हैं, महसूस नहीं कर लेकिन जब आप सकते। देखते हैं, आप वो दीवारें जहां पर आप हाथ रखें तो आपको एहसास होता है कि यहाँ लोग जले हैं। दीवारों में उनके जलने की वजह से दीवारें सियाह पड़ गई हैं, छत सियाह पड़ गया है, वो चिमनियां मौजूद है, वो रास्ते मौजूद हैं, वो आई मीन आश्विस की सीढ़ियों को आप देखेंगे तो पता चलता है कि लोग इतनी बार उस पर से चले हैं गए कि सीढ़ियों पर निशान उनके पैरों के हैं। तो वो बड़ा तजर्बा जो है, असल तजर्बा, आप उस हवा में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कश्मीर को अखबारों में, स्विट्जरलैंड को या कश्मीर को, जो जो बर्फीले खित्ते हैं और बर्फबारी है, उसको तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लेकिन बर्फबारी में भीगना और और स्विट्जरलैंड में कश्मीर में घूमना या सहरा का तजुर्बा है। सहरा की तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन सहरा में अपने तौर पर मौजूद होने का जो तजुर्बा है वो तस्वीर के तजुर्बे से अलग है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं इनमें से जितने मकामात मैं अपने सफर के दौरान कवर कर सकूं, या पेरिस में डेंसी कैंप है, पेरिस सिटी से
1 घंटे की मुसाफत पर है, वहां गया था, जहां पहली बार वहां के सारे यहूदियों को इकट्ठा किया गया था और फिर बाद में उन्हें पोलैंड भेजा गया था। तो ये सारा यूरोप में जो कुछ हुआ है, जो बमुश्किल 100 साल पहले हुआ है, और 100 साल इंसानी तारीख में ऐसा लगता है कि 1 घंटे की तरह है, और 1 घंटा पहले इतना इतना हैवानी खेल हमारे सामने हुआ है। मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको महसूस करें, और जो गलती वहाँ के हम सब इंसान एक ही हैं। इंसान के नाम अलग हैं, इंसान अलग खित्तों में रहता है, लेकिन एक इंसान एक तरह का ही जानवर है। जो ये मैंने ही किया, ये हम सब ने किया, हम सब उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ये सब हमारा माजी है, ये सिर्फ जर्मन कौम का माजी नहीं है, ये पूरे इंसान का माजी है। तो इंसान को अपने अपने आप को इससे कनेक्ट करना चाहिए। इंसान अलग नहीं है, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, बांग्लादेश में हो, इंसान इंसान है। वो जमीन पर फैल गया है ना, पूरे कुर्रे पर, लेकिन वो एक नस्ल का जानवर है। उसे जहां जहां हाँ, समझूंगा कि तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि हर नॉवल निगार इतना खुशनसीब नहीं होता कि वो नॉवल लिखने से पहले बाकायदा उन जगहों से वो चीज़ें अखज़ कर सके जिनके बारे में वो लिखना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि खुशकिस्मत होंगे इस नावल को पढ़ने वाले क़ारीन भी, कि वो आपकी नज़र से जो आप इन जगहों पे गए, आपके तासुरात, आपके एहसासात जो आपने ज़रूर कलमबंद किए होंगे, तो हमें इंतज़ार है कि ये नावल हम तक पहुँचे, यूरोप में हम बिल्कुल। इसको पढ़ सकें। मेरा आपसे एक छोटा लेकिन सा सवाल है कि आपकी इस तस्वीर का जो सलमान, एक बात की वजाहत कर जी, दूं, मैं एक बात की जी, जी, वजाहत कर दूं कि ये सारी रिसर्च जो होती है, मैं मतलब किताबों की भी सारी रिसर्च जो मैंने किताबें पढ़ी भी, लेकिन ये बता दूं कि किस रिसर्च नॉवल के लिए कभी कभी डैमेजिंग फैक्टर होता है। इसलिए अच्छा, मैंने रिसर्च से ज्यादा महसूसात को कलमबंद करने की कोशिश की है, कि हमारे एहसासात का बेसिकली क्या ताल्लुक है उन लोगों के एहसासात से जो वहां रहे हैं, अजियतें सही हैं और मर गए हैं। तो सही, रिसर्च, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पर आधे घंटे में बैठ के सारी पढ़ सकते हैं जिसको दिलचस्पी है, लेकिन सही, एज अ राइटर मैं क्या महसूस कर रहा था, मुझसे क्या, वो फिर मैंने अपने, जो मेरा प्रोटैगनिस्ट है, जो मरकजी किरदार है, उसके तासुरात में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो तस्वीर है ज़िंदगी की, जी, ये जी। ये कहाँ पर खींची गई है और क्या आप हैं इस तस्वीर में? नहीं, नहीं, ये तस्वीर तो बिल्कुल ये तस्वीर मेरी नहीं है, लेकिन मुझे, सही, जब मैं इंटरनेट पे तस्वीर सर्च कर रहा था और हमने इसका रेफरेंस दिया है इसके कॉपीराइट पेज में कि ये तस्वीरें किसकी हैं। ये जो सर्कल सही, बना हुआ है वो एक ईरानियन मुसव्विर है, उनका है, उनका भी कॉपीराइट पेज में हमने नाम दिया है। और सही, वो जो ऊपर जर्मन इबारत लिखी हुई है वो ऑशविट्ज़ की गेट की है, ऑशविट्ज़ की है, सही, सही, कि काम पोलैंड में, आपको निजात दिलाता है। हाँ। तो और सही, ये बुनियादी तौर पे नाजी पार्टी और जर्मन क्या कहते हैं उसको हम, हाँ, नाजी पार्टी ने जितने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जर्मनी में और पूरे यूरोप में, उन सब के दरवाजों पर उन्होंने ये स्लोगन लगाया था। सही, सही, तो ठीक इसलिए है, मैंने उसको कवर पेज पर इस्तेमाल किया है। नहीं। अच्छा रहमान भाई, वक्त की कमी की वजह से मेरे पास एक जी। दो और सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तो अगले सवाल का जवाब बेशक आप एक दो फिक्रों में भी दे सकते हैं। वो सवाल मेरा ये है कि पुराने आप कहें तो मैं खामोशी से भी दे सकता हूँ। नहीं, नहीं, बल्कि मुझे मुझे बड़ा शौक था ये सवाल पूछने का, क्योंकि आप इस यूरोप के जी, जी। सफर को निकले तो दौरान सफर कोई हाँ, ऐसा और एक बात, वो सफर जो हमने साथ में किया ऑस्ट्रिया का, वो जी भी मेरे लिए बिल्कुल, बहुत अहम था। आखंजे का और बिल्कुल, मैं जहां पर वाकई में आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना वक्त दिया, मेरे साथ आए, मुझे जर्मन और ऑस्ट्रिया के माशरों का फर्क बताया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉवेल को हेल्प नहीं, वो करती मेरे लिए भी बहुत यादगार सफर था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमने आखंजे के किनारे पे मुर्ग पुलाव भी खाया था, हैं। आपको याद होगी। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्ट तो वैसा। मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि जी। दौरान सफर कोई ऐसा मुकाम हो यूरोप के सफर के दौरान जो आपको लगा हो कि यही हासिल सफर था या नावल की रूह करार पाया हो। सलमान साहब, इसका जवाब देना वाकई में बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा तजुर्बा जो रहा है वो पोलैंड का है, ऑश्विट्ज़ ऑशविट्ज़ का। कंसंट्रेशन कैंप का है। और उसकी वजह यह है कि वो तजुर्बा किसी भी इंसान की रूह को पिघलाने के लिए काफी है, किसी भी काफी सेंसिटिव इंसान की रूह को कत्ल करने के लिए काफी है। तो और सही, वो दर्द मुझसे जाता नहीं है, मतलब जब से मैं आया हूँ, मैं जब भी ऑश्विट्ज़ को याद करता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। सही, तो नॉवल का तजुर्बा तो अलग है, लेकिन इंसानी तजुर्बे के तौर पे मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे मेरे मुझे हाउंट करता है, उसकी उसकी फजा से आप निकल नहीं सकते मरते दम तक। नहीं, इस बात तो से जाहिर ऑशविट्ज़ है मेरा ख्याल है रहमान कि भाई कि जो लिखने वाला है, लिखारी है या आर्टिस्ट है, वो वाकई ही एक हसास इंसान होता है, तभी वो इतना
लिख पाता है। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा नए लिखने वालों के लिए, जैसे कि आजकल नॉवल बहुत ज़्यादा शायद लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा इतना नहीं जा रहा, उर्दू नॉवल क़ारीन तक पहुंच नहीं पाता। तो आपका पिछला नॉवल भी बेइंतहा मशहूर हुआ और वो मैंने भी पढ़ा, आप मुझे अपनी एक ज़ाती कॉपी देकर गए थे और मैं पढ़ सका उसको। और वो यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पढ़ा गया, और ज़िंदगी के बारे में भी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो इस तरह ही पढ़ा शुक्रिया। जाएगा। तो आपके मुताबिक आप लिख रहे हैं और इतने अच्छे नॉवल लिख रहे हैं कि नॉवल के बुनियादी अज्जा क्या है, और नए लिखने वालों के लिए आप कोई मशवरा देंगे? सलमान, मैं बहुत मुख्तसरन इस टॉपिक पर बात करूंगा। जी जी। जो हमारे बाद लिख रहे हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं उससे बहुत ऑनेस्ट हो। सही। अगर आप वाकई में आपके अंदर नॉवल निगार है तो ही लिखिए आप। यानी किसी के अंदर रक्स करने वाला होता है, किसी के अंदर पेंट करने वाला होता है, किसी के अंदर कोई स्कॉलर होता है। आपके अंदर अगर नॉवल लिखने वाला शख्स है तो ही आप नॉवल लिखें, वरना मत लिखें, पहली बात। दूसरी बात, आप नॉवल पढ़ें, नॉवेल अपनी जबान के पढ़ें, नॉवेल अपनी इलाकाई जबानों के पढ़ें, नॉवेल आलमी जबानों के पढ़ें। अपने सही। नॉवेल के तजर्बे को रिच करें, नॉवेल की तनकीद पढ़ें, अपनी सही। जबान पर रोजाना मेहनत करें। कभी इस गुमान के शिकार ना हो कि आपकी जबान बहुत आला व अरफा है, सही। आपकी जबान परफेक्ट है। हम जबान मुस्तकिल सीखते रहते हैं, मरने के आखिरी दम तक हम जबान का इस्तेमाल और अच्छी नस्र लिखने का जो एक एक क्राफ्ट है या एक जो हुनर है वो हम सीखते रहते हैं। हमारे जितने बड़े अदीब हैं, खा कुरतुल हैदर हों, अब्दुल्ला हुसैन हों, या बेदी हों, मंटो हों, कृष्णचंद्र हों, ये सब मुस्तकिल जबान सीखते रहे हैं। बावजूद इन सब की जबान में आपको कहीं ना कहीं इनके इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहाँ कहीं ना कहीं आपको सकम भी मिलते हैं, वो सब रहता है। लेकिन इनका ये बड़े अदीब इसीलिए बन पाए क्योंकि इन्होंने वो प्रोसेस जारी रखा, वो मुस्तकिल सीखते रहे। तो नस्र पर बहुत मेहनत करनी चाहिए, इबारत पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने जुमले को बार बार देखना चाहिए कि इस जुमले को और मैं कितना खूबसूरत बना सकता हूँ, कितना मानीखेज बना सकता हूँ, इसमें एक भी इजाफी लफ्ज है तो हमें उसे निकालना चाहिए। तो इतनी मेहनत करनी चाहिए उस पर कि वो परफेक्शन आए। परफेक्शन इसके बावजूद आपके पास नहीं आ पाता है। बहुत रेयर किस्म के लोग, खुशनसीब लोग होते हैं जिनको वो परफेक्शन हासिल होता है। तो लेकिन आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपका साथ जरूर देगी। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, तो जबान पर मेहनत करनी, कवायद की किताबें पढ़नी चाहिए, लुगत को फॉलो करना चाहिए। अब तो रास्ते आसान हो गए, अब तो ऑनलाइन डिक्शनरीज, तरह तरह की चीजें अवेलेबल हो गई हैं। तो मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद, ये सब कुछ होने के बाद, जब अपनी किताब लिख लें और आपका कॉन्फिडेंस हो इस किताब में कि हाँ मैंने एक कहानी लिखी है जो मुझे दुनिया को बतानी है, तो फिर आपको, चूंकि हम उर्दू वाले हैं, हमारे मसाइल अलग हैं दुनिया की दूसरी जबानों से, हमें फिर उस किताब को अपने कारी तक पहुंचाने के लिए सही मुनासिब तरीके इख्तियार करने चाहिए। हमारे पब्लिशर को चाहिए, हमें चाहिए, हमारे दोस्तों को चाहिए, और हर उस आदमी को जो किताब के ताल्लुक से संजीदा है, नस्र के ताल्लुक से संजीदा है, अपने माशरे में इंटेलेक्चुअल डायलॉग को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो तख्लीकी जबान के हवाले से ही क्यों ना आ रहा हो, संजीदा है, उसे किताब को दूसरों तक पहुंचाने में रोल अदा करना चाहिए। इसलिए कि उर्दू के मसाइल अलग हैं। आप अंग्रेजी में लिखें, जर्मन में लिखें, फ्रेंच में लिखें, तो वो मसाइल नहीं है। इसलिए वहां के अदीबों को ये काम नहीं करना पड़ता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। तो हमें अपने माशरे की समाजी सूरत हाल देखते हुए, इल्मी सूरत हाल देखते हुए, अपनी किताब को थोड़ा सा, जहां जिस तरह से हम उसको, उसके बारे में लोगों को सिर्फ आगाह कर सकें, बता सकें कि ये किताब शाया हुई है, आपको पढ़ना चाहिए। या अगर हमारे दोस्तों की किताबें शाया होती हैं, हमें उन किताबों से दूसरों को रूशनास करवाना चाहिए। तो फिर किताब के लिए एक जगह बनती है। असल फैसला तो, अगर आपने अच्छा लिखा है तो उर्दू के क़ारीन किसी तरह से बेवकूफ नहीं है। उर्दू के क़ारीन को बेवकूफ बनाने की कोशिशें, खा वो तरक्की पसंदों ने की हों, जदीदियों ने की हों, सब नाकाम हुए हैं। सबसे ईमानदार अगर अदब में कोई रोल अदा करता है तो वो अदब का कारी है। कारी पर सही। एतमाद करें, उसके इल्म पर, उसके तजर्बे पर यकीन करें, तो आप यकीनन अपनी किताब के साथ इंसाफ कर पाएंगे, अपने कारी के साथ इंसाफ कर पाएंगे।
सही। तो रहमान भाई, बस छोटी सी एक बात बताइए कि ऑब्जर्वेशन जी, बहुत ज़रूरी है मेरे जी, ख़्याल में, नॉवल या कोई भी कहानी लिखने के लिए। आपका रोज़ेन नॉवल जो है, उसको पढ़ते हुए एहसास होता है कि जो आपके नॉवल के हीरो और हीरोइन हैं, इसरार और हिना, वो समंदर के किनारे बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नॉवल लिखने के लिए आपको बाकायदा उन जगहों पे जाना चाहिए, बैठना चाहिए जिनके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के हवाले से? ये कोई मतलब कुल्लिया तो नहीं बन सकता। सही। बहुत सारी दुनिया में किताबें ऐसी हैं जो असल तजर्बे के बगैर या असल मकाम पर गए बगैर लिखी गई हैं और शाकार हो सकती हैं। तो सही। कुल्लिया नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर है कि हमें चीजों का तजुर्बा हो। तजर्बा और हो। जिस जिस तख्लीकी जहन में, असल खेल तख्लीकी जहन का है, कौन लिख रहा है, उसकी लियाकत क्या है, उसकी उसकी उसके उसका उसका तख्लीकी जो क्या कहूं मैं उसे, उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, व्हाट सही काइंड ऑफ बात। क्रिएटिविटी है। तो वो तख्लीकी जहन पर मुनहसिर है। मुमकिन है कि सही। बहुत सारी जगहों पर मैं नहीं गया हूं या कोई अदीब नहीं गया है, लेकिन वो उस पर इतना अच्छा लिखे कि जो वहां जाके लिखते हैं वो कभी ना लिख सके। ना लिख तो पाए। कहीं ना सही। कहीं फर्क तख्लीकी सलाहियतों का है, वो भी बहुत मानी है। सही। अच्छा रहमान भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जी, सबसे मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आपके नॉवल ज़िंदगी पर बात हुई, आपने हमें अपने यूरोप के सफ़र के बारे में बताया, जहाँ जहाँ आप जी, गए। और अब अगला, आप जैसे खुद ही फरमा चुके हैं कि अगला फैसला कारी को करना है इस नॉवल को पढ़ बिल्कुल, के, कि बिल्कुल, आप अपने बिल्कुल, तजर्बात, अपने एहसासात, अपने तासुरात के साथ इंसाफ कर पाए या नहीं कर पाए। बिल्कुल। वो अगला सवाल जो है कि यूरोप में मौजूद क़ारीन जो हैं, वो जी। आपके नॉवल को कैसे पढ़ सकते हैं, उन तक कब पहुंचेगा और कैसे दस्तयाब होगा? देखिए, जो जर्मन ज़बान में पढ़ने वाले हैं, उन तक मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो किसी दिन या किसी साल जर्मन ज़बान में तर्जुमा हो। अब जो उर्दू वाले हैं, हमारे भाई वहाँ पर या हमारी बहनें, वो हिंदुस्तान के जो हमारे पब्लिशर हैं, अर्शिया पब्लिकेशन, उनसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। उनका उनका मोबाइल नंबर इंटरनेट पर और उस पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया सही। में भी अवेलेबल है। उसके अलावा दिसंबर में लाहौर से अक्स पब्लिकेशन शाया कर रहा है नॉवल, तो जो सही। वहां से मंगाना चाहते हैं वो वहां से मंगाना चाहते हैं, तो वहां से खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि और अगर अगर वहां पर इस तरह की कोई उर्दू किताबों की, मुझे लगता है ऐसी कोई शॉप तो है नहीं फिलहाल जो उर्दू किताबें भी रखती हों। अगर इस तरह का कोई काउंटर बन जाता है जर्मनी में जहां पर वो चंद किताबें उर्दू की भी रखते हैं, इसका रास्ता भी अगर आप तलाश करते हैं, जो उर्दू कम्युनिटी वहां पर है, कि कोई एक सेंटर प्लेस बना दिया जाए जहां दोनों मुल्कों के अच्छे अदीबों की किताबें मंगवा के रखी जाए और वहां से जो खरीदना चाहता है वो खरीदे। अगर इस तरह की पहल भी कुछ होती है तो वो रास्ता भी एक निकल सकता है, लेकिन सरेदस्त ये है कि आप अक्स पब्लिकेशन से और अर्शिया पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं बराह रास्त। मंगवा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रहमान बहुत भाई, शुक्रिया, बहुत आपसे बहुत शुक्रिया। कुछ सीखने को मिला। आपने वक्त दिया, आपका एक बात बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, और अगर बिल्कुल, बिल्कुल। हम इस नावल को पढ़ सकेंगे, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द, तो आपसे बिल्कुल, बिल्कुल। नावल के बारे में दोबारा गुफ्तगू करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान साहब मैं आपका। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो देखने वाले, सुनने वालों के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरा यूआरडी के साथ पहला प्रोग्राम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे, और इसके बारे में कोई भी अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट्स में राय दीजिए। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं रहमान भाई जैसे और भी बहुत सारे मेहमानों को आपके सामने ला सकूँ, और उनसे हम बहुत सारे दिलचस्प सवालात कर सकें। सलमान हमीद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।